नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद राम में। और आज फिर हम पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसका विषय है राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इससे पूर्व में हमने पढ़ा कि राजनीति क्या होती है, राजनीति विज्ञान का अर्थ और राजनीति विज्ञान की परिभाषा। साथ ही साथ में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में, यानी राजनीति विज्ञान विज्ञान है या कला। आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। तो किसी भी विषय के अध्ययन क्षेत्र से जो तात्पर्य होता है वो ये होता है कि उसमें किन किन बातों का अध्ययन जो है किया जाएगा। राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके क्षेत्र का निश्चित अध्ययन करना जो है वो बहुत जटिल कार्य है। समय के साथ साथ इसके क्षेत्र में संकुचन व विस्तार जो है होता चला आया है। प्राचीन काल में आपने पढ़ा कि यूनान में राजनीति विज्ञान का जो है वो क्षेत्र बहुत विस्तृत था, क्योंकि उस समय में राज्य जो है वो न केवल एक राजनीतिक संस्था थी बल्कि नैतिक संस्था भी जो है वो राज्य ही थी। और राज्य व समाज में किसी प्रकार का जो है भेद नहीं था। मानव जीवन के प्रत्येक पहलू का जो अध्ययन है इस विषय के अंतर्गत किया जाता था। और यही कारण था, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा कि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को प्रधान विज्ञान यानी मास्टर साइंस की संज्ञा प्रदान की थी। और कैटलिन ने तो अपनी पुस्तक जो है, उनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी व्हाट इज इट, में इसी तथ्य को जो स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान की परिधि जो है उसमें राष्ट्रीय राज्य व्यवस्थाएं, नागरिक दास प्रथा, अंतरराष्ट्रीय राज्य व्यवस्थाएं, पैतृक व्यवस्था, धार्मिक संगठन, व्यापारिक संस्थान और कर्मचारियों के संगठन जो है उनको भी शामिल कर लिया था। रोमन साम्राज्य में राजनीति विज्ञान की जो क्षेत्र में वैधानिकता का समावेश हो गया। इस प्रकार जब मध्य युग में हम देखते हैं तो राजनीति विज्ञान में मध्य युग में उसके जो क्षेत्र में चर्च और राज्य की जो सर्वोच्चता का एक संघर्ष था वो इसका जो है क्षेत्र बन गया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में अन्य विषयों से स्वतंत्र होने के बाद राजनीति विज्ञान के अस्तित्व में आने के कारण राजनीति विज्ञान भी जो है पृथक विषय एक अलग बन गया। तो इसके बाद इसका जो अध्ययन क्षेत्र है वो दो दृष्टिकोण से हम पढ़ेंगे बाद में। एक तो परंपरागत दृष्टिकोण है और दूसरा जो है हमारा आधुनिक दृष्टिकोण है। अब परंपरागत दृष्टिकोण कौन सा दृष्टिकोण है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की जो पहले का जो दृष्टिकोण था, पहले का जो नजरिया था, उस दृष्टिकोण को, उस नजरिए को हम परंपरागत दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नजरिया, जो दृष्टिकोण आया, उस दृष्टिकोण को हम आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों ही दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है, आज इस पर हम पढ़ेंगे, आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत क्षेत्र है उसके परंपरागत जो दृष्टिकोण है उस परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राज्य का क्षेत्र क्या है। इसमें 8 पॉइंट है और इन 8 पॉइंट को हम डिटेल में जान लेते हैं, विस्तार से इनको समझ लेते हैं। तो इनमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि राज्य का अध्ययन, यानी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का अध्ययन जो है किया जाता है। तो हम जानते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है राज्य के भूतकालीन स्वरूप की जो है ऐतिहासिक खोज, उसका वर्तमान स्वरूप यानी वर्तमान स्वरूप राज्य का क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, राज्य का संगठन किस प्रकार का है, राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं और राज्य का उद्देश्य क्या है, राज्य के कार्य
क्या है, नागरिकों के साथ राज्य का संबंध क्या है, और अन्य जो राज्य है उनके साथ राज्य का संबंध क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ उसके संबंध क्या है, ये सारा जो अध्ययन है राज्य का अध्ययन कहलाता है। और ये अध्ययन जो है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया भी जाता है। और आपने जब राजनीति विज्ञान की परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें प्रसिद्ध विचारक जो है गार्नर की आपने परिभाषा पढ़ी भी थी कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ व अंत जो है वो राज्य से ही होता है। तो इस प्रकार जो प्रमुख विचारक हैं जिनमें गार्नर भी हुए हैं, परंपरागत जो विचारक हैं, उन्होंने राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन बताया था। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, राज्य का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा जो पॉइंट है सरकार का अध्ययन। हम सब जानते हैं कि सरकार जो है वो राज्य का अभिन्न अंग है और राज्य एक अमूर्त संस्था है जबकि सरकार उसका जो है मूर्त रूप है। और सरकार जो है राज्य के जो वास्तविक शक्ति है उनका जो प्रयोग है वो सरकार ही करती है। और यानी राज्य की जो प्रभु सत्ता है या संप्रभुता है उसका प्रयोग जो है सरकार ही करती है। और सरकार ही राज्य की जो इच्छाएं और आकांक्षाएं होती है उनको व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। और सरकार के जो विभिन्न रूप होते हैं उनका अध्ययन जो है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जैसे व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इन सभी का अध्ययन जो है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और इससे पूर्व हमने लीकोक की परिभाषा पढ़ी थी। उन्होंने कहा भी था कि राजनीति शास्त्र जो है वो सरकार का अध्ययन है, यानी राजनीति शास्त्र को सरकार का अध्ययन जो है लीकोक ने कहा था। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। तो प्राचीन भारतीय राजनीति विज्ञान में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय समस्याएं जो है इन तीनों का ही समावेश किया था। उसने ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय संस्थाएं व दूसरे राष्ट्रों से जो संबंध है उनका अध्ययन जो है राजनीति विज्ञान के, यानी उसको उन्होंने जो अर्थशास्त्र नाम दिया था। अर्थशास्त्र जो उनकी पुस्तक है वो राजनीति ही उसका विषय है, तो उसमें इन तीनों का समावेश उन्होंने किया था। ऐसे जो यूनानी राजनीतिक चिंतन अरस्तु हुए हैं उन्होंने भी इन तीनों श्रेणियों से संबंधित समस्याओं का जो अध्ययन है उनकी प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स, उसमें उन्होंने किया है। स्थानीय संस्थाओं की कार्य प्रणाली का जो अध्ययन, उसमें नागरिकों का सहयोग किस प्रकार का रहता है, ये विषय राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण अंग है। और स्थानीय स्वायत्ता एवं शासन की समस्याएं क्या हैं और राष्ट्रीय समस्याओं की जो पृष्ठभूमि में जो शासन की समस्या है उनका अध्ययन जो है स्थानीय समस्याओं का जो अध्ययन है वो किया जाता है। इस प्रकार जो स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 4 आता है। इस पॉइंट नंबर 4 में अंतर्राष्ट्रीय विधि, विधि यानी कानून, अंतर्राष्ट्रीय विधि, संबंधों व संगठनों का अध्ययन। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं संधि, प्रत्यर्पण, मानव अधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अनुपालन, ये सारा जो है राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है। और इसके अतिरिक्त भी विभिन्न देशों के जो आपसी संबंध होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अलग अलग राज्यों की विदेश नीति है, युद्ध व शांति काल में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका किस प्रकार की रहती है, ये सारा जो है राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है। ये सब राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, राजनीतिक सिद्धांतों व विचारधाराओं का अध्ययन। तो राजनीति विज्ञान का सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वो है राजनीतिक सिद्धांत। और राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति, राज्य का संगठन, राज्य का विकास, इन सब प्रक्रिया से लेकर जो राज्य का उद्देश्य है, राज्य के कार्य, इन सभी सिद्धांतों और जीवन के सामान्य तथ्यों का जो है वो अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांतों का जो जन्म है वो संकट काल में होता है। जितने भी महान दार्शनिक हुए, चिंतक हुए, वो सब अपने युग के संकट काल की उपज है। उन पर इस संकट का इतना गहरा जबरदस्त प्रभाव पड़ा, इतना जबरदस्त प्रभाव रहा
कि उन्होंने उसके समाधान के लिए ऐसे ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो आज भी हमारे सामने जो है प्रासंगिक नजर आते हैं। उदाहरण के लिए अरस्तु ने क्रांति के जो कारण है वो और उनका समाधान का सिद्धांत दिया, और ये आज इतना गहन अध्ययन उन्होंने इसका किया कि आज भी उसे कोई काट नहीं सकता। विचारधारा के रूप में आप देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने भी विचारधारा के आधार पर, कार्ल मार्क्स की विचारधारा के आधार पर पूरे विश्व को दो धड़ों में जो है विभाजित कर दिया। तो इस प्रकार जो विचारधारा है वो भी राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है, यानी वो भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 6 है शासन प्रबंध का अध्ययन। तो जैसा आप जानते हैं, वैसे तो राजनीति विज्ञान विषय से अलग हटकर अब एक लोक प्रशासन विषय आ गया है, जिसके अंदर ये सब शासन प्रशासन का जो है अध्ययन किया जाता है। पर लोक प्रशासन आज भी राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पाठ के रूप में एक विषय बना हुआ है, और उसकी मूल बातों का जो अध्ययन है वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज भी अध्ययन किया जाता है। जैसे असैनिक जो कर्मचारी होती है उनकी भर्ती, उनका प्रशिक्षण, उनकी प्रोन्नति और उनका जनता के प्रतिनिधियों के साथ संबंध किस प्रकार का है, और प्रशासन को कुशल और लोक हितकारी तथा उत्तरदायी बनाने के बारे में जो है सारे क्या क्या उपाय किए जाए, क्या क्या करना चाहिए, ये सारा जो अध्ययन है ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। इसके बाद जो 7वां पॉइंट आता है अन्य सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन, यानी मनुष्य की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो उसकी परिस्थितियों की उपज होती है, और मनुष्य की जो राजनीतिक क्रिया है वो भी परिस्थितियों की उपज होती है, और मनुष्य की जो सामाजिक जीवन है उसमें आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक आदि जो परिस्थितियां हैं, अवधारणा है, उनसे मनुष्य जो है बना हुआ है। और मनुष्य की जो राजनीतिक क्रिया है उनके पूर्ण अध्ययन करते समय हमें इन विषयों का भी अध्ययन करना चाहिए। और कार्ल मार्क्स ने तो राजनीतिक क्रियाओं को समझने के लिए मनोविज्ञान के अध्ययन पर बल दिया, और जो शिकागो संस्थान के विचारक हैं वो मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलापों को समझने के लिए उसके समस्त सामाजिक वातावरण के अध्ययन पर जो है बल देते हैं। इसलिए मनुष्य का जब राजनीतिक क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं तो मनुष्य की जो राजनीतिक क्रियाएं हैं वो अन्य आर्थिक परिस्थिति हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, इनसे प्रभावित होती है। इसलिए अन्य सामाजिक विज्ञानों का भी अध्ययन जो है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब इसमें पॉइंट नंबर 8 आता है कि राजनीतिक दलों तथा दबाव गुटों का अध्ययन। तो राजनीतिक दल और दबाव गुट जो है वो ऐसी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा राजनीतिक जीवन को गति दी जाती है। आजकल तो राजनीतिक दल और दबाव गुटों के अध्ययन का महत्व संविधान और शासन के जो औपचारिक संगठन है उनसे भी अधिक है। इस प्रकार का अध्ययन जो है राजनीतिक जीवन को वास्तविकता से संबंधित करता है। इसलिए राजनीतिक दलों का और दबाव गुट का जो अध्ययन है वो भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये हमने पढ़ा परंपरागत जो दृष्टिकोण है, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। अब दूसरा हमारा दृष्टिकोण जैसा मैंने बताया आधुनिक दृष्टिकोण। और आधुनिक दृष्टिकोण कब आया? ये आया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आधुनिक दृष्टिकोण आया उसके अनुसार राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें कुछ बातें और जोड़ी गई। तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले मान्यता थी कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन विषय है वो केवल व्यक्तियों का राजनीतिक जीवन, राज्य और जो अन्य राजनीतिक संस्थाएं हैं वही है। परंतु उसके बाद कुछ विचारकों ने इस बात का प्रतिपादन किया कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन जो है अध्ययन केंद्र जो है वो राजनीतिक संस्थाओं को न मानकर इस संस्थाओं की चालक शक्ति, यानी इन संस्थाओं की चालक शक्ति क्या है? मानव का व्यवहार। तो इसलिए मानव के व्यवहार को भी अध्ययन का विषय बनाना चाहिए।
और फिर युद्ध के पश्चात जो यह प्रवृत्ति है उसने और जो उग्र रूप में सामने आई और इसने एक क्रांतिकारी रूप धारण कर लिया। और इसके जो प्रमुख प्रवर्तक थे वो थे डेविड ईस्टन। और इन्होंने इसको क्या कहा, इन्होंने इसको व्यवहारवादी आंदोलन का नाम दिया। और हम जानते भी हैं व्यवहारवाद का हमने नाम सुना, तो व्यवहारवाद यही है। और इस जो व्यवहारवादी आंदोलन था ये मनुष्य के अपने राजनीतिक जीवन कहता था कि मनुष्य अपना राजनीतिक जीवन जो है एकांत में व्यतीत नहीं करता, बल्कि समाज में रह के मनुष्य अपना जीवन जो है व्यतीत करता है। तो इसलिए समस्त सामाजिक जीवन के संदर्भ में ही मनुष्य के राजनीतिक जीवन को समझा जा सकता है, ये व्यवहारवाद कहता है। और उसी के बाद जो है अलग अलग इन्होंने बातें बताई कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में हमको क्या क्या अध्ययन करना चाहिए। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है हमारा राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान जो है वो राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन पर बल देता है। और आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों में डेविड ईस्टन का नाम, आमंड पावेल का नाम आता है। उनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था जो है पारंपरिक संबंधों का एक ऐसा जाल है जिसके द्वारा समाज संबंधी आधिकारिक निर्णय जो है वो लिए जाते हैं और उन्हें लागू भी किया जाता है। और समाज में विद्यमान अन्य व्यवस्था जैसे आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण अंतर है जो इसे अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनसे श्रेष्ठता जो है प्रदान करती है। और वो है इसके निर्णयों का आधिकारिक होना तथा संपूर्ण समाज पर लागू होना तथा समाज द्वारा इनका पालन न किए जाने की स्थिति में शक्ति के आधार पर इन्हें समाज पर बाध्यकारी रूप से आरोपित करना। यानी आप जानते हैं कि भाई व्यवस्था तो धार्मिक भी होती है, व्यवस्था सांस्कृतिक भी होती है, व्यवस्था आर्थिक भी होती है, पर जो राजनीतिक व्यवस्था है यानी शासन ने कोई कानून बनाया, राजनीतिक व्यवस्था ने कोई कानून बनाया, तो उस कानून का पालन करना सभी को अनिवार्य होता है। अगर वो इसका पालन नहीं करेंगे तो उनको दंड मिलता है। इसलिए जो राजनीतिक व्यवस्था है वो इन सारी व्यवस्थाओं से इस मामले में जो है भिन्न है, क्योंकि वो आधिकारिक होती है, उसका जो निर्णय है वो सब पर लागू होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो ये व्यवस्था है इसका जो निर्णय है संपूर्ण समाज पर लागू होता है और समाज द्वारा इनका पालन न किए जाने की स्थिति में शक्ति के आधार पर इन्हें समाज पर बाध्यकारी रूप से आरोपित किया जाता है। तो राजनीतिक व्यवस्था की इसी विशेषता की ओर संकेत करते हुए डेविड ईस्टन कहते भी हैं कि राजनीतिक मूल्यों का संपूर्ण समाज के लिए आधिकारिक आवंटन है। यानी क्या है ये? यह राजनीतिक मूल्यों का संपूर्ण समाज के लिए आधिकारिक जो है आवंटन है। तो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आंतरिक व बाह्य परिवेश, इनसे राजनीतिक व्यवहार पर पड़ने वाले तनाव व दबाव, परिवेश से आने वाली मांग व समर्थन, शासन व्यवस्था के तीनों अंग, इन सभी का जो है अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट नंबर है 2, अन्य सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन। तो राजनीतिक विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञानों से अलग हटकर अपनी समस्याओं का अध्ययन नहीं कर सकता। अन्य सामाजिक विज्ञान भी मानव से संबंधित होने के कारण मानव के किसी विशेष पहलू का अध्ययन करते हैं और मानव जीवन के राजनीतिक विचारों को प्रभावित करने में सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक आदि तत्व भी महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। ये राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के बिना अधूरा माना जाता है। इसलिए अन्य सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन भी जो है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा पॉइंट है हमारा शक्ति एवं प्रभाव का अध्ययन। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है उससे संबंधित जो विद्वान है वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को शक्ति एवं प्रभाव का अध्ययन मानते हैं। और जो कैटलिन विचारक हुए हैं वो तो उन्होंने कहा भी है कि ये जो है राजनीति विज्ञान ये शक्ति का विज्ञान है। ऐसे लासवेल कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को क्या कहते हैं? लासवेल शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का जो है अध्ययन लासवेल राजनीति विज्ञान को कहते हैं। ये राजनीति विज्ञान में शक्ति एवं प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है, ये भी इसके क्षेत्र के अंतर्गत
आते हैं। उसके बाद आता है राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। तो प्राय यह माना जाता है कि राजनीतिक संस्थाएं जिसके द्वारा संचालित की जाती हैं उसके अध्ययन को प्रमुखता दी जानी चाहिए। यानी आज की लोकतांत्रिक पद्धति में चुनाव, राजनीतिक घटनाओं को मानव व्यवहार जो है प्रभावित करता है, इसलिए राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जो है वो अति आवश्यक है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 5, राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन में राजनीतिक क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि इन सभी क्रियाओं के योग से ही जो है राजनीतिक प्रक्रिया का जन्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6, सार्वजनिक सहमति और सामान्य मत का अध्ययन। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सहमति और सामान्य मत का भी अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। किसी विषय अथवा समस्या को संघर्षमय बनाने और सुलझाने वाली जो गतिविधियां जैसे समझौता, वार्ता, तर्क वितर्क, विचार विनिमय, शक्ति प्रयोग, ये सारे जो है राजनीति विज्ञान के अंग है। इसलिए सार्वजनिक सहमति और सामान्य मत का जो है अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पॉइंट नंबर 7 हमारा है समस्याओं व संघर्ष का अध्ययन। तो आज राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न समस्या और संघर्ष का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये समस्याएं एवं संघर्ष राजनीति विज्ञान को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। इसलिए राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत जो ये समस्याएं हैं और संघर्ष है उनका भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 8 और लास्ट पॉइंट है हमारा विविध विषय क्षेत्र। यानी राजनीति विज्ञान के अनेक आधुनिक विद्वानों ने राजनीति विज्ञान में अनेक विविध विषयों को उसके विषय क्षेत्र में जो है सम्मिलित किया है। वह राज्य की अपेक्षा राजनीतिक व्यवस्था को राजनीति विज्ञान का विषय मानते हैं। कुछ अन्य विद्वान जो है वह राजनीतिक संस्कृति, समाजीकरण, राजनीतिक आर्थिक विकास आदि को आधुनिक राजनीति विज्ञान का अंग मानते हैं। राजनीतिक संचार को कुछ अन्य विद्वानों ने राजनीति विज्ञान का अंग कहा है, जबकि दूसरे विद्वानों ने राजनीतिक संस्थात्मक संचार व राजनीति को आधुनिक राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु में सम्मिलित किया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो कार्य है वास्तव में कठिन कार्य है। वह परंपरागत राजनीति विज्ञान की उपलब्धियों व उनकी समस्याओं को अपने विषय क्षेत्र में समेट लेना चाहता है। साथ ही वह विषय जो है भविष्य की राजनीतिक व्यवस्था तथा वर्तमान की अनेक क्रियाओं, प्रक्रियाओं तथा उनकी वैज्ञानिक पद्धतियों को भी अपने विषय में सम्मिलित करना चाहता है। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा राजनीति विज्ञान का क्षेत्र और उसमें हमने परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ा। इस प्रकार निष्कर्ष में हमने देखा कि परंपरागत दृष्टिकोण में जो है द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का जो दृष्टिकोण था उसको परंपरागत दृष्टिकोण कहा जाता है और उसके बाद के दृष्टिकोण को जो है आधुनिक दृष्टिकोण जो है कहा जाता है। और इन दोनों दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या होना चाहिए, आज की क्लास में ये हमने विस्तार से पढ़ा। सभी पॉइंटों को हमने गहराई से पढ़ा, इसलिए आप एक बार इन पॉइंटों को नोट डाउन कर लें और कहीं अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद।